कंट्री नंबर फर्स्ट नेपाल पे भी अपना इंडियन फ्लैग लहरा दिया है। अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ चाइना के लिए, जैसा आप लोगों को बता दिया मैंने। ये 450 नेपाली करेंसी ना, ये ब्यूटेन गैस है। तो ये हर जितने भी बर्नर होते हैं सब में लग जाएगा। नहीं, अपना होटल स्किप करके आज मैं गाड़ी में सो जाऊँ। जैसे जो लोग एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं या फिर मानसरोवर कैलाश की यात्रा पे जाते हैं वो यही रूट पकड़ते हैं। गाड़ी में जैसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो अगर पैदल जाना पड़े किसी को तो सिर्फ वीज़ा चाहिए या फिर मतलब कुछ तो होता होगा। बट बाय रोड जा रहा हूँ ना, तो अब कल तक मेरे को ये फीलिंग नहीं आई थी, बट अब मुझे ना एकदम दुखी सी हो रही है अंदर। डर नहीं लग रहा है बट एक ना अलग सी एक्साइटमेंट है। यहाँ पर दिखा रहा है सीधे जाओ, सामने रास्ता ही नहीं है। ये दुविधा अलग आ गई। मुझे लग रहा है चेस्सी में लग जाएगा, यहाँ से मैं बचा भी लूँ तो वो वाला लग जाएगा, टायर उसमें चढ़ेगा ही नहीं, उधर खाई है। पासपोर्ट है, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट है, कारनेट बनता है वो भी है। गाड़ी का डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट। अच्छा दिखाना है। तो गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी है देखिए ऐसे, और अभी ऐसे खड़ी हो गई है। इसका रीज़न ये है कि सुबह भैया आए 8 बजे, उन्होंने बोला गाड़ी की चाबी दे, क्योंकि यहाँ जो गाड़ियाँ लगी हुई थी वो निकल नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है ऐसी जगह लगा दो क्योंकि मुझे निकलना कल है, ठीक है। बट एक अपडेट आप लोगों के लिए कि सुबह 8 बजे तक, इनफैक्ट मैं कहूँ 11-12 बजे तक मेरा प्लान था कि मैं कल निकलने वाला हूँ। बट एडवर्ड जो कि मेरे एजेंट है चाइना के, तो उनका कॉल आया मुझे सुबह। उन्होंने बोला कि नहीं आप आज ही निकलो और बॉर्डर पे पहुँचो, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे कल। एजेंट ने मुझे बोला था 10-11 बजे बॉर्डर पर पहुँच जाओ, बट 10-11 बजे मैं सोचा था यहाँ का टाइम। बट मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा यार 2.5 घंटे का डिफरेंस है, कहीं वो चाइना टाइम तो नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया तो उन्होंने बोला हाँ मैं चाइना टाइम ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर नेपाली टाइम के हिसाब से 10-11 बजे तो वहाँ पर आफ्टरनून हो जाएगी और कल की जो मेरी आइटनरी है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में नेपाल टाइम के हिसाब से सुबह 7-8 बजे पहुँच जाओ। तो वो चीज़ बहुत ही इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रही थी मुझे। रीज़न बीइंग कल रात को मैं आया हूँ यहाँ पर 1-1:30 बज गया था मुझे आते आते। एडिटिंग करा, सोया लगभग 3 बजे। तो इस हिसाब से मेरे को 3 बजे निकल जाना चाहिए था। मैं बिना सोए यहाँ से निकलता, पूरा दिन अपना कवर करता, ड्राइव भी करता 7-8 घंटे की क्रॉसिंग के बाद। तो मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि एडवर्ड का मेरे को कॉल आया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सुबह यहाँ से निकलो, मतलब आज यहाँ से निकल जाओ और रात तक वहाँ पहुँच के बॉर्डर पर ही स्टे कर लो और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के बॉर्डर क्रॉसिंग कर लो। तो मैं फ्रेश भी रहूँगा बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पर, प्लस में जो 8 घंटे की ड्राइव है ना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, वो भी मैं कल ईजिली कर पाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेजर, को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्सन। कल मैंने सारा सामान पैक कर लिया है अपना, वैसे ज़्यादा मैंने सामान निकाला नहीं था। ये एक छोटा सा बैग है मेरा, एक वो पिट्ठू बैग है, ये बैग और एक्स्ट्रा लेके आ गया था। मैंने पहले सोचा था कि अब जब रुकना ही है तो फिर एक ये बैग लेके चलता हूँ, उसका सामान थोड़ा सेट कर दूंगा, बट अब टाइम नहीं है सामान सेट करने का, ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से, बट उससे पहले जाके कुछ खा लेते हैं। मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी, वो भी ले लेते हैं। तो आकाश यहाँ पर अब अकेले रुकने वाला है। कल हमने ट्विन रूम लिया था फॉर 2 डेज़, ठीक है, बट अभी अकेला रुकेगा यहाँ पे। बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, रुकना तो वैसे पड़ेगा ही, मुझे भी अकेला ही रुकना है वैसे आज से। ऐसा सा होटल था, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया, और नहीं देखा तो देख लो भाई। बहुत ही पास है मेन स्ट्रीट से, थामिल मेन स्ट्रीट है। मान लो वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहीं पर ही है मेन स्ट्रीट, और यहाँ से अंदर से शॉर्टकट भी जाता है। तो यहाँ पर रूम लोगों को पड़ा था कितने का, 5000 नहीं 3,000 3200 नेपाली। हाँ, जो इंडियन रुपीज़ में पड़ेगा लगभग 2000 रुपये। भाई ये देखो लिफ्ट में जाने का ये, और मैं तो कल रात से मैं 1-2 बार ऊपर नीचे आया, हालत ख़राब हो जाती है इसमें। अरे रे सर, हमें भी ले चलो। चलो जी, हाँ ये अकेले रहेगा अब, सोलो ट्रैवलिंग करेगा। अभी तक किया तूने सोलो ट्रैवलिंग? गया था ना सिक्किम एक बार। अच्छा, हाँ तो काम से गया था ना, घूमने के पर्पज से। घूमने का पैसा बस पहली कंट्री में मेरे साथ एक ले, पासपोर्ट बनना चाहिए अब। एकदम मेरी पहली नेपाली थी भाई। सही में। वैसे लेजिट तरीके से देखा जाए तो रशिया थी, बट ऐसे देखा जाए तो नेपाली आया था पहले। गाड़ी की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, कल बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, इतना स्लश, इतना कीचड़, गंदे रास्ते। तो मैंने सोचा था आज वॉश करा लूँगा, बट अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं वॉश करा पाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि मैं अभी निकल रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि आज यहाँ पर रुकना ही है, मैं खोलना गाड़ी, अनलॉक कर। आज मैंने सोचा था यहाँ रुकना है तो सारे काम निपटा के और आज वॉशिंग करा के फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बट मेरी एडवाइस से ये बात है, मैंने कहा रास्ते कैसे हैं, तो उन्होंने बोला वर्स्ट, ठीक है, मतलब कि बारिश हो रही है ऊपर से हर जगह, तो वापस से गाड़ी ऐसी हो ही जानी है। और रीज़न वैसे ये नहीं है साफ़ ना कराने का, रीज़न दूसरा है कि टाइम नहीं मिला मेरे को वॉश कराने के लिए। तो उसको मानने जा रहा है, उसको मानने जा रहा है।
शाबाश यार, मेरे को सेट करना था ये भी। कुछ कर दूं क्या इसमें? बैग वैग डाल दूं कोने में? बहुत खड़बड़ खड़बड़ ये बज रहा है इसके अंदर जो बर्तन है ना। भी नहीं है ना, हाँ कैसे भी लगेगा है, बज ये रहेगा। सही कह रहे हो। रुक एक मिनट, आगे से ना कुछ निकाल के इसमें भर देता हूँ, पीछे आवाज़ बहुत कर रहा है ये। कंट्री नंबर फर्स्ट नेपाल पे भी अपना इंडियन फ्लैग लहरा दिया है। अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ चाइना के लिए, जैसा आप लोगों को बता दिया मैंने। तो रास्ते में मुझे मौका मिलेगा नहीं, तो मैंने कहा यहाँ पर अपना इंडियन फ्लैग वेव करते हैं काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। और सीरियसली बताऊँ ना तो इस फ्लैग को होल्ड करना इतना प्राउड मोमेंट फील होता है ना मेरे को, आउट ऑफ इंडिया कहीं पर भी जाओ। अब आज ये लास्ट टाइम है जब आकाश ये हेल्प करवा रहा है मेरी। नेक्स्ट टाइम से फिर मैं ट्राइपॉड लगा के फिर अपना इंडियन फ्लैग लहराऊंगा। तो निकलते हैं भाई यहाँ से चाइना की तरफ। फिलहाल यहीं छोड़ दी है, चलते हैं लंच वगैरह करके आते हैं और कुछ एक दो काम है वो भी निपटा के आते हैं, उसके बाद निकलेंगे। इधर से चलना है, देख लिया इंडियन रेस्टोरेंट। और जैसा कि मैंने बताया नेपाल चाइना बॉर्डर की तरफ निकल रहा हूँ मैं अभी। अब रास्ते देखते हैं कैसे हैं वहाँ के। वैसे तो मैंने सुना है बहुत वर्स्ट कंडीशंस हैं, बट कवर तो करनी है आज नहीं तो कल। बट आज मेरे लिए थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि रोशनी है। कल ना अंधेरा हो जाएगा, मॉर्निंग में निकलूँगा 3-4 बजे, तो उस टाइम अंधेरा रहता तो और ज़्यादा इश्यूज आते। मतलब मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ होने से पहले ही मेरे को यहाँ से निकलना पड़ता। और ऊपर से उस टाइम पे ना सड़क पे कोई मिलता भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे खाली खाली सड़कें चाहिए, क्योंकि हाईवे नहीं है, ख़राब रास्ता है। तो अगर कोई दिक्कत आई तो एटलीस्ट कोई मिल जाएगा अगल बगल। होटल से ना सामने थामिल स्ट्रीट का ही शॉर्टकट है, पतली सी गली है, बट ये मैप पे भी नहीं दिखती। तो होटल वाले भैया ने हमें दिखा दिया था। एक स्लीपर भी लेनी है मेरे को, चाइना से भी ले सकता हूँ बट मैं सोच रहा हूँ यहीं से ले लूँ। इसी गली में ना छोटे छोटे कैफ़ेज़ बना रखे हैं। इतने होटल हैं भाई थामिल स्ट्रीट के आसपास। मतलब थामिल स्ट्रीट के जितना क्लोज जाओगे ना, उतने छोटे छोटे रूम्स, उतने छोटे छोटे होटल्स मिलेंगे। बट जैसे से थोड़ा सा बाहर निकलोगे ना उसके रेडियस से, बड़े बड़े होटल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ये देखो भाई, ये है मेन थामिल स्ट्रीट। इस टाइम पे तो सुनसान एकदम, बट अगर आप गूगल करोगे ना फ़ोटोज़, तो रात में आया नहीं और ना ही आ जा पाऊँगा। बट आप लोग गूगल या यूट्यूब पे देखोगे ना तो ये भरी रहती है स्ट्रीट। ये रहा भाई, यहाँ से भी लेना है मुझे वो टूथपेस्ट लेना था। चलो आगे देखते हैं आजा। यहीं थामिल स्ट्रीट पे हिमालय गियर्स नाम की शॉप है। यहाँ से मुझे ब्यूटेन गैस का सिलेंडर लेना है। ब्यूटेन गैस का सिलेंडर है? ब्यूटेन गैस का सिलेंडर, ब्यूटेन गैस नहीं, ग्रीन गैस नहीं होता। दिस वन नहीं, दिस इज O2। कैसा? ये ब्यूटेन गैस है ये तो मैच नहीं है जो उसमें बर्नर में लगाते हैं ना गैस। कौन सा है वो? ये वाले। अच्छा ये वाला है। ये कौन सी गैस है इसके अंदर, एक बार दिखाना। अच्छा ये, अच्छा बट ये लगेगा कैसे? हमारा तो वैसा है। मोटा है वो, नहीं ये मोटा है सिलेंडर। ये सिलेंडर मोटर लग ही नहीं आपके पास पाएगा। कैसे वाले? हमारे पास बर्नर है जिसमें सिलेंडर ऐसे लगता है, मतलब ऐसे टाइट होता है, ये से टाइप नीचे से लगाने वाला नहीं है। एक ऐसा ऐसा सिलेंडर चाहिए, ऐसा इस टाइप का जो सिलेंडर आता है ना, लंबा सा सिलेंडर होता है। वाले में तो नहीं है हमारे पास। एक ऐसे वाले में बट बर्नर ऐसे यूज करते हैं। ये फ्रंट साइड पे दिख रहे हैं ना, वो वाले में use देखिए कौन सा बर्नर। ये वाला, ये अलग है। अच्छा हाँ, तो यही तो बर्नर है मेरा, नहीं, बट नहीं, ये नहीं, नीचे नीचे इसका से- नोजल है, मेरा साइड में नोजल है। मेन रिचुअल तो निभा ले भाई। फ्रिज मैग्नेट है ना ये? फ्रिज मैग्नेट लेना था। तेरे को चाहिए काश? फ्रिज मैग्नेट कौन सा लिया जाए? है तो काफ़ी सारे। कुछ यूनिक सा लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। सिंपल एंड सोबर नेपाल। और इसके ऊपर अच्छा पॉलिथीन चाहिए। 200 नेपाली, 200 का है भाई। अच्छा इधर भी है सारे, ये भी अच्छा लग रहा है बट ये पत्थर का है। ये कितने का ये वाला? ये किसका? ये पत्थर है? अच्छा सेरेमिक है। नहीं यार ये तो नहीं, छोड़ो फिर। ये अच्छा लग रहा है, मेटल का है, बढ़िया। ये लो भाई, एक जगह और अभी देखा हमने, ये दिखा ना, ये 450 नेपाली करेंसी ना। ये ब्यूटेन गैस है, तो ये हर जितने भी बर्नर होते हैं सब में लग जाएगा नहीं? हाँ मतलब इस हाँ मतलब समझ गया। हाँ चलो ठीक है, एक ही दे दो। और अम्ब्रेला है? अम्ब्रेला कितने का है? 600 प्लेन अम्ब्रेला। हाँ ये है ना। 580 इसमें कुछ डिस्काउंट? टोटल ये कितने का बताया? 450 और ये 580 580, तो कितना हो गया? 580 प्लस 450 1030 कैन आई पे यू 1000? ओके थैंक यू सो मच। चलो जी, ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं मेरे को, ब्यूटेन गैस का सिलेंडर और अम्ब्रेला। ब्यूटेन गैस का सिलेंडर मुझे पड़ा है 450 नेपाली करेंसी, जो कि आपका हो जाता है 250 रुपये इंडियन में।
इंडियन ब्रेकफास्ट है तो चल भाई आ जाओ, और क्या बिना सोचे समझे घुस भाई। ठीक है, और अम्ब्रेला मुझे पड़ा है 580 नेपाली करेंसी, जो कि आपका लगभग होता है 350 रुपये इंडियन करेंसी। यहीं पे थामिल स्ट्रीट में एक छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट था, मेन्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाता है, नॉनवेज भी है, हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा नॉनवेज इंडियन रेस्टोरेंट पे, मोस्ट ऑफ दी जगह पे आप लोगों को मिलेगा। बाकी जो प्राइस है, प्राइस आपको दिखा देता हूँ भाई। ये जितने भी हैं सारी की सारी नेपाली करेंसी में लिखे हुए हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.6 कर सकते हो, आप लोगों को नेपाली करेंसी में प्राइस मिल जाएगा। फिलहाल हमने मंगाया पनीर बटर मसाला, जो कि 475 रुपीज़ का है नेपाली करेंसी, इंडियन रुपीज़ में मान लो 300 रुपये के आसपास हो गया। ठीक है, और हमने मंगाया एक आलू मटर, ये 325 का है, तो इंडियन रुपीज़ में ये लगभग हो गया 160 रुपये के आसपास। और रोटी भी है इनके पास, तवा रोटी कहाँ गई, तवा रोटी चलो इसमें नहीं है तवा रोटी, वही देखते हैं, चलो तवा रोटी आएगी, बिल आएगा तब बताऊंगा। ये आ गया भाई अपना आलू मटर, ये अपना पनीर बटर मसाला, जो पनीर बटर मसाला लग नहीं रहा बट देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, खा के टेस्ट करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ यहीं से ना पैक भी करा लूँ अपना डिनर, क्योंकि जहाँ पर मैं आज रुकूंगा वहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ इंडियन फूड मिलने वाला है। ठीक है, तो आज रात का एटलीस्ट मैं इंडियन फूड वहाँ पर खा पाऊँगा। बढ़िया था भाई, इंडियन फूड मिल गया बढ़िया, नॉर्थ इंडियन। चलते हैं भाई यहाँ से, बहुत टाइम लगा दिया बट उन्होंने बहुत स्लो थे, बट ये कह रहे अभी जस्ट शुरू हुआ है ना खाना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, वैसे टाइम लगता नहीं है। ये है भाई मेन थामिल स्ट्रीट पे काठमांडू इको होटल, ये होटल भी है। अभी अंदर ना सारे फॉरनर्स थे, मुझे लगा होटल भी है। अच्छा, राइट साइड पे होटल है, यहाँ पर रेस्टोरेंट और बार टाइप का, बहुत अच्छा खाना है भाई, मैं सजेस्ट करूँगा आओ ज़रूर। बहुत ठीक है, डिसेंट प्राइस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि हमारा बिल आया 2565 नेपाली करेंसी, इंडियन रुपीज़ हो गया ये 1500 रुपये के आसपास, जिसमें हमने 3 डिशेज़ मंगाई, मैंने पैक भी करा ली, रोटियाँ भी हमने बहुत सारी मंगाई। ठीक है, तो फिर ठीक है, डिसेंट प्राइस है। लोकेशन लगा लिए, यहाँ से लगभग 112 किलोमीटर है, 4 घंटे की ड्राइव है। ठीक है भाई, चलो बाय, निकलते हैं यहाँ से। खाना मैंने पैक करा लिया, तो रात को सिर्फ और सिर्फ मुझे होटल ढूंढना है स्टे करने के लिए। वैसे आज मैं सोच रहा था अपना होटल स्किप करके आज मैं गाड़ी में सो जाऊँ, बट कल बहुत हेक्टिक होने वाला है, तो मैंने कहा यार नींद नहीं पूरी होगी गाड़ी में, तो इससे अच्छा है कि पहले आ जाओ भैया, आप आ जाओ पहले। जहाँ तक मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से जब तक काठमांडू है ना, तब तक रास्ता अच्छा है, क्योंकि काठमांडू से जब आप नॉर्थ साइड जाओगे ना, जैसे जो लोग एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं या फिर मानसरोवर कैलाश की यात्रा पे जाते हैं, वो यही रूट पकड़ते हैं, और सेम बॉर्डर से अभी इस टाइम पे एंटर कर रहे हैं चाइना में, क्योंकि जो रसवलगढ़ी वाला बॉर्डर है वो आप लोगों को पता है ट्रेजेडी की वजह से पूरा का पूरा वैनिश हो गया था, तो जिसके कारण से टाटोपानी करके एक बॉर्डर है, जो पहले एक्चुअल में था बॉर्डर, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी बेसिस बनाया, ये बॉर्डर था, बट ये बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। बट जब ये वाला जो मेन बॉर्डर है रसुआगढ़ी वाला, ये जब खराब हो गया, इनको पता था कि अब टाइम लगेगा इसके रिकंस्ट्रक्शन में, और ये रोक नहीं सकते थे टूरिस्ट का एंटर करना, या फिर ट्रेडिंग भी नहीं खत्म हो सकती है। 1-2 दिन की बात अलग होती है कि बंद है, बट इतने लंबे टाइम तक अगर बंद करेंगे तो दोनों कंट्रीज अफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि टूरिस्ट एटलीस्ट जो हम रसुआगढ़ी से एंटर कर रहे थे उसको टाटोपानी की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, तो जो कि मुझे बताया मेरे एजेंट ने। और इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है, वो बताऊंगा आपको। अभी जर्नी अच्छी खासी लंबी, अकेला हूँ, बात करते करते चलेंगे बढ़िया। बाकी काठमांडू सिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी सिटी लगी मुझे, लास्ट टाइम भी मैं आया था, काफ़ी डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है कि जैसे रास्ते हैं नेपाल के वैसे ही काठमांडू सिटी है। काठमांडू कैपिटल है जैसे कि नेपाल की, तो काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर सिटी लगती है। एक तरीके से बताऊँ ना तो मुझे नेपाल वाली फील भी नहीं आती यहाँ पे। अगर नंबर प्लेट हटा दो गाड़ियों की, ठीक है, लोग भी लगभग सेम है, सबको हिंदी आती है, खाना आपको ईजिली मिल जाता है, जो चीज़ें आपको इंडिया में चाहिए लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं इंडिया नेपाल के, तो ऐसा मुझे यहाँ पर डिफरेंस लगता नहीं। बट जो बाकी का अदर देन काठमांडू, पोखरा भी इंक्लूड करता हूँ, चलो पोखरा भी अच्छा है, पोखरा और काठमांडू हटा दो ना, तो उसके अलावा रास्ते हाईवेज वगैरह बहुत ही टूटे फूटे, तो इस पर ध्यान देना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को। उसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब अच्छा है काठमांडू, नो डाउट। आके मतलब घूमना चाहो तो आ सकते हो, फैमिलीज़ के साथ आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, हर तरीके का माहौल है यहाँ पे, तो आप लोग इन्जॉय करोगे। बाकी एक चीज़ है यार, मैंने ना पुलिस वाले बहुत नोटिस किए हैं, बहुत ही पुलिस है स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे, और नॉर्मल रात के टाइम पे भी हम लोग 12:30-1 बजे पहुंचे थे ना, बहुत ही पुलिस थी सिटी में रात के टाइम पे, मतलब पूरी सड़क सुनसान है और पुलिस वाला खड़ा हुआ है चौराहे पे, तो ये चीज़ ठीक लगी, मतलब काफ़ी सेफ़ है, अगर आना चाहे ना फीमेल्स के लिए भी काफ़ी सेफ़ है काठमांडू। अब समझ आ रहा है भाई ये 87 किलोमीटर्स के 3 घंटे क्यों है। गाड़ी बस ये 10-15 पे चल रही है, ऐसे हिचकोले खाते हुए, सामने जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सब इतनी स्पीड में, और पीछे से ये मान लो 15 किलोमीटर भी लगभग आ चुका हूँ मैं, 15 से ऊपर ही आ चुका हूँ वैसे तो, काठमांडू क्रॉस करने के बाद आ चुका हूँ 12-15 किलोमीटर, और तब से ऐसे ही रास्ता है, ऊबड़ खाबड़, कच्चे रास्ते, पानी, स्लश, कीचड़, क्या ही करें भाई।
बीच में एक सिटी सी पड़ी है, बट यहाँ से ना लेफ्ट दिखा रहा था मुझे नाटो पानी जाने के लिए, बट पतली सी गली थी, मैंने अंदर लिया नहीं। अब इसने थोड़ा सा मेरा टाइम बढ़ा दिया, पता नहीं कैसे। वैसे सिमिलरिटी दिखा रहा था, बट सीधा रास्ता पकड़ते ही टाइम बढ़ गया। और ये वाला थोड़ा गोल 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 जाता है, वो मेरे को सीधा सीधा दिखा रहा था। पता नहीं सही जा रहा हूँ कि गलत, बट टीटीए सिमिलर है तो ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेपाल के पहाड़ देख लो भाई, कुछ इस तरीके की रेंज है, चारों तरफ से ढकी हुई है ये जगह जहाँ भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना। काफ़ी अच्छी सड़क है। अभी तक तो कमर टूट गई थी। ये मान लो आते हुए 115 किलोमीटर थे, 25 ये 15 वो, लगभग हो गए आपके 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के आसपास रास्ता ख़राब है, उसके बाद अच्छे रास्ते मिलने लग जाएंगे। अब कब तक मिलते हैं वो आपको अपडेट देता हूँ। मौसम भी ठंडा होने लग गया अब धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं काठमांडू से ऊपर जाता जा रहा हूँ ना, क्योंकि हिमालयन रेंजेस भी सारी आगे ही मिलेंगी, माउंट एवरेस्ट भी आपका आगे ही पड़ता है। तो जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट के क्लोजेस्ट जाते जाओगे या फिर चाइना बॉर्डर के क्लोज जाते जाओगे, वैसे वैसे थोड़ा ठंडा मौसम शुरू होने लग जाएगा। मुझे लगता है कि तिब्बत एंटर करूँगा मैं कल सुबह, कल अच्छी खासी ठंड होगी और मुझे जैकेट निकालनी पड़ सकती है। बट उससे पहले मेरे को फ्यूल पम्प देख के आ रहा है, मुझे करवाना फ्यूल अप, क्योंकि चाइना या फिर तिब्बत में मुझे लगता है कि फ्यूल थोड़ा महंगा होगा एज़ कम्पेयर टू नेपाल। तो नेपाल में फ्यूल अप करा के पूरी टंकी फिल करा लेंगे, ताकि वहाँ थोड़ा जितना पैसा बच पाए बच जाए। और अब बताता हूँ आपको रसूलगढ़ी वाली जो बात बता रहा था ना, तो हुआ ये था कि जब ट्रिप की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा चाइना का वीज़ा आ चुका था उस टाइम तक। सॉरी, आया नहीं था, जस्ट 2-3 दिन में आने वाला था। मुझे पता था कि 1-2 दिन में आ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे एजेंट का मेरे को मैसेज आता है, एक वो वीडियो भेजी उन्होंने मेरे को, वो वीडियो आप पहले देख लो। China side, Nepal side coordinate. अब वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कौन सा बॉर्डर है। ये रसूलगढ़ी वाला बॉर्डर है, जो मेन बॉर्डर है नेपाल और चाइना के बीच का, जिसमें सारे टूरिस्ट क्रॉस करते हैं। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स की वीडियो में आप लोगों ने ये ब्रिज देखा होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये वाला जो बॉर्डर था ना, मतलब ये ब्रिज ही नहीं था। पहले तो मैं कंफ्यूजन, मैंने कहा मतलब अगल बगल है कहीं, तो उन्होंने बताया कि ये जो ब्रिज है पूरा पूरा वैनिश हो चुका है और आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाओगे। और वो जस्ट एक दिन पहले ही हुआ था, मतलब जिस दिन का मेरे को मैसेज आया अर्ली मॉर्निंग ही हुई थी वो चीज़। पहले तो देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उनसे पूछा मतलब किया क्या जाए, अभी होता ऑप्शन क्या है। तो उन्होंने बोला कि कर तो कुछ भी नहीं सकता, आपको वेट करना पड़ेगा। बट मेरी जो आइटनरी थी ना, जिस हिसाब से मुझे निकलना था, मेरे वीज़ा ना H2A आए हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो गई कि अगर मैं यहाँ पर लेट एंट्री करता तो मैं वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाता, मतलब बाकी दूसरी कंट्रीज़ में। तो मुझे एनी हाउ चाइना में एंट्री करनी थी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। तो मैंने उनको बोला कि कैसे कर सकते, कोई और बॉर्डर बताऊँ। उन्होंने बोला कोई बॉर्डर नहीं है। और तब तक ये नाटो वाला जो अभी जहाँ जा रहा हूँ ना मैं, ये वाला बॉर्डर का कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता था। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बॉर्डर खोला ही नहीं था टूरिस्ट के लिए। ठीक है, तो उनसे फिर मैंने पूछा क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैं तो भूटान तक पहुंच गया था कि भूटान से एंट्री करवा दो, वहां भी चला जाऊंगा, बट मेरे को करना है तो करना है किसी भी हाल में। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने बोला कि देखते हैं। तो अगले दिन फिर उनका अपडेट आया कि एक दूसरा बॉर्डर है, बल्कि उनका नहीं, दूसरे एजेंट का मेरे को मैसेज आया। उनसे मेरी बात चल रही थी। ठीक है, बट मेरे को जाना एडवर्ड के साथ ही था। बट मैंने उनसे पूछा ऐसे ही कि क्या अपडेट है वहाँ पर। ठीक है, तो नेपाली एजेंट था, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि एक दूसरा बॉर्डर है नाटो करके, और वो बॉर्डर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं नेपाल और चाइना। तो वो बॉर्डर होपफुली, मतलब चांसेस है कि खोल देगी चाइनीज गवर्नमेंट। नेपाल तो खोलना चाहती थी, बट लग रहा था कि चाइना गवर्नमेंट अलाउ करेगी नहीं करेगी उसको खोलने के लिए। बट एट दी एंड अग्री कर लिया दोनों गवर्नमेंट ने, और वो वाला बॉर्डर टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया गया। बट वो खोला गया था 20 तक, और मुझे एंट्री करनी थी 22 से 23, सॉरी 24 से 25 को। तो ये नहीं पता था कि 20 के बाद वो लोग अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। बट ये था कि जब अगर नया नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली वो 20 की डेट जो है एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, फिर अभी कुछ टाइम पहले जैसे ही मैं वीडियो डालने वाला था 1-2 दिन बाद वो वाली, ठीक है, मुझे लग रहा था कि अब तो कुछ ना कुछ या तो मुझे गाड़ी शिपिंग करानी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा दुबई वगैरह। ठीक है, बट फिर उसके अलावा मेरा रशिया वीज़ा भी वेस्ट हो जाता है। एस्टोनिया से मुझे एंटर करना था, वो वाला जो यूरोप का मेरा टाइमलाइन था वो भी सारा वैनिश हो जाता। रीजन बीइंग मुझे फिर से टर्की से होते हुए जाना पड़ता, तो टर्की का वीज़ा अप्लाई करो, सब कुछ उधर उधर होने वाला था। फिर एट दी एंड अचानक से एडवर्ड का मैसेज आया कि भाई वो वाला बॉर्डर खुल गया है और आपका परमिट, आपका जो तिब्बत परमिट है वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट सारे शेयर कर दो। तब जाके मेरी जान में जान है, मैंने कहा चलो एटलीस्ट हो गया। बट फिर भी मैं असमंजस में था कि क्योंकि अभी तक इस बॉर्डर से ना कोई भी इंडियन टूरिस्ट गया नहीं है एज पर दोज एजेंट्स। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि आप पहले होगे इस वाले बॉर्डर से। मुझे नहीं पता, क्या पता कोई लोग गए हों, बट उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे थ्रू तो अभी तक कोई एजेंट कोई टूरिस्ट नहीं गया है। यही चीज़ उन्होंने मेरे को बताई। मैंने कहा देखो भाई क्या हो सकता है। फिर जब परमिट नहीं आ रहा था जब तक, तब तक भी मेरे को टेंशन थी कि परमिट कब आएगा। और अभी कैमरा बहुत शेक कर रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्लैम्प है ना जो, ये थोड़ा सा अजीब है, इसमें मैं रियर कैमरा यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि एंड तक मैं असमंजस में था कि एंट्री कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट मेरा जो तिब्बत परमिट था ना, वो यूजुअली 12 से 15 दिन में आता है। बट मेरे को नेपाली जो एजेंट था उसने बोला कि आ जाता है, मतलब 10-12 दिन में आ जाएगा। बट मेरा परमिट आ गया सिर्फ 4-5 दिन में। उनका आया मैसेज एडवर्ड का
कि आपका परमिट आ चुका है, आप आ जाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी। बट उस टाइम मेरी गाड़ी का काम चल रहा था, तो मैंने कहा जो डेट मैंने सोची है उसी डेट पे ही जा पाऊंगा, बट एटलीस्ट अब मैं एंटर कर पाऊंगा। बट हेक्टिक होगी बहुत ज़्यादा आइटनरी मेरी चाइना की, क्योंकि दिन मेरे पास चाइना में कम है। तो यही था भाई अपडेट। फिर जब पता चल गया भाई अब एंट्री करनी ही करनी है, तो फिर मैंने सोचा अब छोड़ो वो वाली चीज़ क्या ही डालनी, ये वाला अपडेट मैं आप लोगों को बाद में दूँ। बाकी सारे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि वो वाला बॉर्डर बंद है। अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि आप नहीं क्रॉस कर पाओगे। कुछ लोग बोल रहे हैं नेपाल से ही वापस आना पड़ जाएगा क्योंकि बॉर्डर वैनिश हो चुका है। बट ऐसा नहीं है भाई, ये सारी R&D हमारी बैकग्राउंड में चलती रहती है, क्योंकि बिना R&D की ट्रिप हो ही नहीं सकती। अब मेरे को हर बॉर्डर का पहले ही पता करना पड़ता है, वहाँ पर क्या सीन चल रहा है, क्या है एंट्री का, एग्जिट का, तो सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती है। मुझे पता था कि वैनिश हो चुका है, और उसके बैकग्राउंड में जो जो चीज़ें चल रही थी वो मैंने अपडेट नहीं किया था बस। तो यही था अपडेट, अभी दे दिया आप लोगों को, ठीक है। फाइनली आज हम लोग पहुंच जा रहे हैं मतलब बॉर्डर पे। कल हम लोग होपफुली नहीं 100% हम लोग एंटर कर जाएंगे, क्योंकि एडवर्ड ने सारे डॉक्यूमेंट्स है ना मेरे वो भी सबमिट कर दिए हैं वहाँ के कस्टम्स को, चाइनीज़ कस्टम्स को, जितने भी उन्होंने बनवाए थे। मेरे तिब्बत परमिट हो गया, चाइनीज़ वीज़ा हो गया, सब कुछ ठीक है। तो अब मेरी कल 100% एंट्री आज की थी वैसे, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बताया लास्ट व्लॉग में आप लोगों को कि वो मैंने डिले कर दी थी कल, तो अब उन्होंने कल के लिए सबमिशन डाल दिया। कल सुबह 10 बजे मेरी एंट्री का टाइम है, मतलब इसमें टाइम प्रॉपर बताना पड़ता है कि इस टाइम के आसपास वो वाला व्हीकल आएगा, ताकि वहाँ जाके मेरे को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ये देखो भाई लेफ्ट में ये सारी जितनी भी ना लैंडस्लाइड्स हैं सारी की सारी, अभी थोड़ा थोड़ा खिसका है इन्होंने। वैसे मुझे पहले से इंफॉर्मेशन थी इस बात की कि इस रास्ते पे ठीक नहीं है, मतलब लैंडस्लाइड्स काफ़ी हैं। वैसे तो लेफ्ट और राइट में आपको दिख रहा होगा काफ़ी शॉप्स हैं, और मतलब लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है एकदम सुनसान रास्ता है। बट बीच बीच में ऐसे ना जंगल वाले एकदम पहाड़ी रास्ता आता है, और अच्छे खासे लंबे स्ट्रेच के लिए आता है। और एक चीज़ और नोटिस की मैंने, इस रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत चल रहा है भाई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब मैं एक बार जाके देखना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया और नेपाल में लोग बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं अपने डेली वेजेस के लिए भी, काफ़ी लोग नेपाल से इंडिया जाते हैं जॉब करने, इंडिया से नेपाल जाते हैं, कितने सारे लोग हैं जो सीरियसली डेली बेसिस पे जाते हैं। तो मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ कि नेपाल और चाइना में भी ऐसा होता है या फिर गाड़ी वाला होता है सीन, मतलब गाड़ी में जैसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो अगर पैदल जाना पड़े किसी को तो सिर्फ वीज़ा चाहिए या फिर मतलब कुछ तो होता होगा। तो एक बार जाके ना बॉर्डर पर पता करूँगा कल क्या सीन है इसका। और ये राइट में अगर आप देखोगे ना बढ़िया नदी बह रही है, व्यू भी बढ़िया है, बट लैंडस्लाइड्स बहुत हैं यार। अच्छा है यहाँ पे बारिश नहीं हुई, जब मैं निकला था ना काठमांडू से तो बारिश हो रही थी वहाँ पे, मतलब दिन में बारिश हो रही थी। मुझे यही लग रहा था कि ये वाला रास्ता वैसे ही इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया है, कहीं पर ऐसा ना हो कि बहने बहने वाला कोई सीन हो, सड़क कहीं फंस जाऊँ मैं, पहुँच ही ना पाऊँ बॉर्डर। बाकी ये जो साथ साथ रिवर चल रही है ना, ये है सनकोशी रिवर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कितना अच्छा डिसीजन था ये आज आने का, क्योंकि ये सड़क ऐसी है अगर रात के टाइम पे फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे 3-4 बजे मैं निकलता ना तो हालत तो ख़राब होती भाई। देखो रात को ड्राइव करने में कुछ भी हो, और गलती से कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है, पंचर हो जाता, कुछ भी मिस हैपनिंग होती तो कोई भी नहीं मिलता। एटलीस्ट अब दिन के टाइम पे इतने सारे लोग दिख रहे हैं ना, तो ईजिली मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ। और बहुत डिफरेंस है भाई सीरियसली। इंडिया में अकेले घूमना, मैं घूमा हूँ अकेले, ऐसी बात नहीं है, और इंटरनेशनल भी फ्लाइट्स में अकेला घूमा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। बट बाय रोड जा रहा हूँ ना, तो अब कल तक मेरे को ये फीलिंग नहीं आई थी, बट अब मुझे ना एकदम दुखी सी हो रही है अंदर। डर नहीं लग रहा है, बट एक ना अलग सी एक्साइटमेंट है, मतलब क्या है समझ नहीं आ पा रहा है। मतलब मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में ना आ रहा है कि जैसे मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी बाय रोड, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दो लोग मिलकर कर लेते हैं। तो अब मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि यार अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो। अब आपको छोटा सा एग्जांपल दूं ना, तो यूरोप में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, ठीक है। अब हम राइट हैंड ड्राइव पे हैं, तो हर चीज़ें जैसे इंडिया में क्या होता है, हर चीज़ें सब टोल पे तो राइट हैंड साइड में मिलेगा जो उसका बूथ होता है, ठीक है। कोई आएगा तो राइट हैंड साइड पे आएगा, कुछ भी होता है राइट हैंड साइड पे ड्राइवर के साथ होता है। अगर कोई अकेला हो चाहे साथ में, वो ड्राइवर से ही बात होती है। अब यूरोप में क्या सीन है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में जो टोल का बूथ है, तो पहले क्या होता था कि मैं इधर बैठा रहता तो अनमोल उधर था, तो अनमोल क्या करता था, वहां से क्लिक करके वहां से टिकट निकाल लेता था, हाईवे की जो आपकी टोल की पर्ची कटती है, मैं होता था तो मैं निकाल लेता था, या कोई भी अगर पुलिस वाला बैठा होता तो उधर ही आता था तो वो बात कर लेता था। बट इस बार क्या होगा, मेरे को सबसे बड़ा टास्क लग रहा है कि टोल के लिए मुझे टोल पे वहां खड़ा करना पड़ेगी गाड़ी, उतर के फिर उधर जाऊंगा, फिर मैं वहां से फिर क्लिक करके फिर वहां से पर्ची निकालूंगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब ये गाड़ी से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है, बिना गाड़ी के भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें करना, वो मतलब खाली टाइम पे मैं यही सोच रहा हूँ, या तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ या तो मेरे दिमाग में नहीं सब में चल रहा है। सोचो इतनी लंबी जर्नी आ गया मैं, अभी तक मैंने एक गाना तक नहीं सुना गाड़ी में, ठीक है। दिमाग में ये सब बैक टू बैक थॉट्स आ रहे हैं मेरे। तो ठीक है यार, अब करना पड़ेगा, डिसाइड किया है तो करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज आए। ये क्या हो रखा है भाई, ट्रक भी रोक रखे हैं इन्होंने सारे। हमारी चली जाएगी जहाँ तक है। अरे यार स्किड प्लेट में लग रहा है। चलो 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 चलो, ओ भाई साहब, चलो 4x4 नहीं एक्टिवेट करनी पड़ी। ये पूरा का रास्ता ऐसा ही हो रखा है। इतनी देर से मैं खुश हो रहा था कि बढ़िया रास्ता है, देखो क्या हो गया। अब सारा रास्ता ऐसा ही है, मुझे लग रहा है वो पीछे कह रहे थे कि थोड़ा खराब रास्ता आएगा आगे, देखा
रहे कैसे आ रहे हैं। जाओ जाओ, यहाँ पर दिखा रहा है सीधे जाओ, सामने रास्ता ही नहीं है। राइट हैंड साइड पे पतली सी रोड जा रही है एकदम कच्ची सी। ये तो बोल रहे हैं चली जाएगी बट मुझे डर लग रहा है क्योंकि नीचे है बहुत गंदा स्लैश। ये तो नहीं आ रही है, बाइकें आ रही है तो भाई गाड़ी भी चली जाएगी जहाँ तक है। अरे यार चलो जी कर दो चढ़ाई। नहीं नहीं नहीं, स्लश में ना एक तो फंसने का डर रहता है, पर चलो ये है कि 4x4 है, दिक्कत नहीं आएगी। ये देख रहे हो टायर कैसे स्कट मार रहे हैं भाई। ओ भाई साहब, बीच बीच में सिटीज पड़ रही हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को। सुनसान रोड में भाई इस टाइम तो वैसे ही मैंने अवॉइड करने का सोचा था कि मैं नहीं ड्राइव करूँगा, ना ही मैं करूँगा। ये सामने बारिश हो रही है क्या? हाँ धीरे धीरे बूंदाबांदी होने की है शुरू। मैं चाहता नहीं कि यार बूंदाबांदी। ये क्या कर रही है नीचे? अरे मेन रोड पे बैठ के पता नहीं क्या कर रही थी। बाकी मैं बता रहा था कि ज़्यादा मैं चाहता नहीं कि बारिश हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश होगी ना उतनी मुझे डिफिकल्टी होगी ड्राइव करने में कल जब मैं क्रॉस कर जाऊँगा, क्योंकि बॉर्डर के मैं बहुत क्लोज आ चुका हूँ। 27 किलोमीटर रह गया सिर्फ यहाँ से बॉर्डर। और जो मैंने एजेंट से पूछा था कि मेरे को वहाँ पे होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाए, ठीक है, बट चांसेस ये भी है कि ना मिले और आपको गाड़ी में सोना पड़ सकता है। तो अब जाके पता चलेगा। पीछे भी एक आर्मी पर्सनल्स थे तो उनसे पूछा मैंने, तो वो भी कह रहे हैं कि मिल जाएगा, ऐसे दिक्कत नहीं है। और छोटे छोटे ना देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे चेक पोस्ट से लगे हुए हैं और यहाँ पे आर्मी पर्सनल्स होंगे बट वो साइड में कहीं बैठे होंगे। अब जैसे जैसे बॉर्डर के नज़दीक जाते जाएंगे वैसे वैसे नेपाली आर्मी थोड़ी थोड़ी सी मिलने लग जाती है। हो गए भाई, बारिश शुरू हो गई। लो बोलते ही शुरू हो गए। अभी तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अब बढ़िया शुरू हो गई। देख रहे हो भाई कैसी सड़कें हैं। ऐसी सड़कों पर मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा भाई, आप लोग आओ रात के टाइम पे खासकर। मेरा डिसीजन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। डिसीजन तो मतलब मैं रिग्रेट तो नहीं कर रहा हूँ। ओले भाई वाटर क्रॉसिंग। डिसीजन रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं इस टाइम आने का, बट डिसीजन ये कि जो जल्दीबाजी में मैंने ये करा ना, क्योंकि मुझे पहले से थोड़ा सा, बस मुझसे एक गलती हो गई, सिर्फ एक गलती हुई है मुझसे जो जिसकी वजह से मुझे इतना सफर करना पड़ रहा है इस टाइम पे। वो गलती ये हो गई कि मैंने बस ये नहीं चेक किया कि मिनिमम वीजा कितने का देता है रशिया, मतलब कितने दिनों का देता है। मुझे लगा था 1 मंथ का है, ठीक है। और जहाँ तक मेरी एजेंट से बात हुई उन्होंने मुझे ये बोला था 28 दिन का या फिर 1 महीने का मिल जाता। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल रहा था कि यार मुझे तो सिर्फ 8-10 दिन ही रहना है, तो दिक्कत ही क्या है भाई, अगर 1 महीने का मिले चाहे 28 दिन का मिले। बट मुझे एक चीज जो नहीं पता थी वो ये थी कि जो रशियन एम्बेसी वीजा देती है वो देती है 28 दिन का, और वो उस दिन से देती है जो आप ट्रैवल डेट्स दोगे। तो वो जो महीना था जिस मंथ में मैंने अप्लाई किया था, ट्रैवल डेट्स मेरी सही दी थी मैंने, बट जो मैंने दी उनको ट्रैवल डेट्स वो महीना था 31 दिन का। तो उस हिसाब से 1 दिन मेरा वहां कम हो गया। तो जहां 30 का महीना होता है, मतलब 31 का सोच के मैंने दिया था 1 महीने का हिसाब से, तो 2 दिन मेरे वहां कम हो गए। और उन्होंने मेरे को, जहां मैंने 20 तक का बोला था उनको, उन्होंने मेरे को सिर्फ 16 तक का वीजा दिया, 16 अगस्त, ठीक है। तो 16 अगस्त को मेरे को एग्जिट करना है, बट मैं चाह रहा था यूरोप एंटर करना 20 अगस्त को। अब मुझे करना तो पड़ेगा ही 16 को एग्जिट वहां से। तो मैं रशिया और क्या कहते हैं यूरोप के बॉर्डर पे तो बीच में स्टे कर नहीं सकता हूँ। तो पहले रास्ते देखो भाई, ये देख रहे हो नीचे एक जा रहा है ऊपर एक जा रहा है। मैप पे नीचे का कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहा है। अब इसके आगे पता नहीं क्या है। ओ भाई चल 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 चलो 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 जी। अब वापस से आते हैं टॉपिक पे। तो 28 दिन का जो है वीज़ा मिला, उसकी वजह से मेरे को 16 को एग्जिट करना पड़ रहा है। अब 16 को एग्जिट वहाँ से करना पड़ रहा है। 20 तक मैं चाहता था रुकना, बट वो 4 दिन में मैं बॉर्डर पर तो रुक नहीं सकता, तो इसलिए मुझे 16 को एंटर करना पड़ेगा यूरोप। चलो वो भी ठीक है, 4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाएंगे यूरोप में। जहाँ मैंने 20-22 दिन सोचे थे वहाँ 25-26 दिन रुक जाएंगे यूरोप में। बट रशिया फिर मुझे एग्जिट करने के लिए 16 तारीख को बहुत जल्दी जल्दी खींचनी पड़ रही थी गाड़ी। तो बस एक यही रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ी मेरी ना आइटनरी बहुत H2H चल रही है। और आने वाली कुछ वीडियोस भी आपको ज़्यादातर ट्रैवलिंग की ही दिखेंगी। मैं ऑब्वियसली कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। बट जो प्लेसेस हैं वो ज़्यादा मैं नहीं कवर अप कर पाऊँगा। चाइना की आइटनरी आज बैठ के मैं एडवर्ड के साथ बनाऊँगा कि कहाँ कहाँ रुका जा सकता है और कहाँ कहाँ चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। और इसी वजह से मैंने जो अपनी ड्राइविंग का रखा है ना, वो मैंने ज़्यादा खींचने रखा है पर डे में, कि मैं डेली आराम से ड्राइव करने की जगह 1-1, 2-2 दिन एक्स्ट्रा खींच के और फिर वहाँ पर पहुँच के फिर एटलीस्ट 1-2 दिन बीच में बचे, वहाँ पर मैं घूम लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँगी कैसी है वो जगह। ये हाल सारा बारिश की वजह से हुआ है, सारा कीचड़ कीचड़। देख रहे हो, ये झरने का पानी नहीं है, नदी तो है साइड में, बट ये बारिश का ही पानी लग रहा है मेरे को। ओह देखना, लग रहा है कहीं से झरना है, ऐसा लग रहा है पानी फेंक के मार रहा हो कोई। दूर से देखा मुझे लगा पाइपलाइन तो नहीं फट गई कहीं। पाइपलाइन नहीं फटी भाई, ये झरना है। अभी देख रहा था मैं बाहर ना इसके, और अभी विंडशील्ड के बाहर ऐसा जमा हो रहा है पानी, मतलब बाहर इतनी ठंड है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। और ये बड़ी बड़ी इमारतों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। देखो सामने
मुझे लग रहा है चाइनीज़ बिल्डिंग ही है या फिर क्या है, क्योंकि अभी तक तो सिंपल गाँव ही आ रहे थे। क्या हो सकता है पता नहीं, कुछ लिखा ही नहीं हुआ। पर धीरे धीरे छोटा, हाँ देखो कंटेनर्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, लोग भी हैं यार। अरे भाई ये क्या है, ओहो ये तो चेस्सी में टकरा जाएगा। ये दुविधा अलग आ गई, मुझे लग रहा है चेस्सी में लग जाएगा। यहाँ से मैं बचा भी लूँ तो वो वाला लग जाएगा, टायर उस पर चढ़ेगा ही नहीं, उधर खाई है। इतनी है ही नहीं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, पत्थर हिला भी नहीं पाऊंगा मैं, इतने भारी भारी पत्थर हैं। या उधर से निकालूं बट फिर उधर पत्थर है। अरे यार अकेले ना यही इशू है, देखो मुझे उतर के देखना पड़ेगा। कोई होता भी साथ में तो गाड़ी से उतर के एटलीस्ट गाइड कर देता। कुछ बता रहे हैं वो, नीचे से रास्ता है क्या, कुछ बता रहे हैं, बट चल के देखते। नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा रास्ता। जरा क्या कह रहे हैं, नीचे इशारा कर रहे थे कुछ। कहाँ चले गए, अभी तो यहीं खड़े थे। क्या कह रहे हो, बॉर्डर बंद है? रास्ता बंद है? किधर से? हाँ हाँ हाँ, वो वाला रास्ता ठीक है, तो ब्रिज से पहले उधर जाऊं फिर उसके बाद आगे जाके वापस इसी रोड पे आ जाएगा? ठीक है रास्ता ठीक है ना? और ना तो पानी जाना है बॉर्डर, तो वहां तक का अच्छा रास्ता ठीक है ना? और वहां होटल मिल जाएगा? होटल ठीक है भाई। ये बता तो रहे हैं कुछ, ब्रिज से जाओ इस वाले। एक तो मुझे ब्रिज क्रॉस करते पता नहीं क्यों डर लगता है। ये रहा सामने ब्रिज दे रखा है, यही वाला ब्रिज है, ये वाला कहाँ है भाई, मुझे क्यों नहीं दिख पा रहा है? यहाँ तो कोई ब्रिज नहीं है। अच्छा वो रहा सामने ब्रिज एक। यहाँ पे झरना दिखाने में बच गया था मैं, बट झरना दिखाने में कंफ्यूज नहीं हुआ क्योंकि रास्ता मेरे को सीधा ही दिखा रहा था भाई। यहाँ से है देखो एक ब्रिज दे रखा है, तो अभी मैंने पूछा उनसे तो वो कह रही इस ब्रिज से जाके एटलीस्ट ये वाला पैसेज पार कर लो, जो पैसेज खराब दे रखा है, उसके बाद वापस से उसी रोड पे मिला देगा। चलो भाव देख रहे हो भाई साहब, ये देखो भाई ऐसे ही नहीं टूटा वाला इतना बड़ा ब्रिज। देख लो कितनी, देखो भाई एक तो ये आवाज़ें हैं ना जो हालत ख़राब होती है मेरी सीरियसली। बहुत तेज बहाव है भाई नदी का, बहुत तेज। और जो वीडियो आपको मैंने भी दिखाई थी उस वाले बॉर्डर की, उस वाली वीडियो में आपको दिख गया होगा कि कितनी गंदी ट्रेजेडी हुई होगी। कहाँ मैं अवॉइड कर रहा था कि ऐसे रास्ते दिन में क्रॉस करने हैं मुझे, इसी वजह से फिर मैं अभी निकल रहा हूँ और ऐसे रास्ते मुझे रात में ही क्रॉस करने पड़ रहे हैं। अरे यार सामने से आ तो रहा है ट्रक एक, तो जब ट्रक निकल जाएगा भाई ऐसे ब्रिजेस से तो फिर हमारी गाड़ी को क्या दिक्कत है, एक ही नहीं समझ आता मेरे को। पीछे भी वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, अभी ये बंदा यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे मेन रोड पे। जैसे इसने हेडलाइट देखी उधर चला गया। मतलब ऐसे नीचे ऐसे बैठते हैं, ऐसा लगता है पहले कि क्या ही कर रहा है अकेले बैठ के, अकेले बैठा हुआ है फ़ोन पे बात कर रहा है। चलो तो वो तो लड़की पता नहीं क्या ही कर रही थी अकेले। वापस आ जाता है मैं अपने रूट पे। ये वाला रास्ता तो जो भी छोड़ के आया हूँ मैं, इस वाले रास्ते को छोड़ के वापस से इस वाले रास्ते पे आ गए, मतलब सेम रास्ते पे ही आ गए हैं। चलो जी, यहाँ पे छोटे छोटे पता नहीं क्या बने हुए हैं, रहते हैं लोग इसमें कि सामान रखा जाता है। अब घर खत्म हो गए और थोड़ा थोड़ा बॉर्डर की भाई मेरे को आने लग रही है। अब ये क्या आ गया भाई, सारी टेस्टिंग आज ही हो जानी है क्या थार की? चलो ओके, वाटर क्रॉसिंग ही वाटर क्रॉसिंग। रसुआगढ़ी वाला बॉर्डर मुझे लगा था कि इतना बेकार है, बट ये भी रास्ता कुछ खास नहीं है ऐसे देखा जाए तो। ये भी टक्कर दे रहा है पूरा उस रास्ते को। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की जर्नी रह गई है। राइट साइड में मैंने देखा ये तूफान, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं एक बार। ये देखो भाई खतरनाक इसे कहते हैं ना, ऐसे पानी छोड़ रहे हो। डैम इतने बने हुए हैं इस रास्ते पे, मैं क्या बताऊं, भर के डैम से मुश्किल से हर 2 किलोमीटर आपको डैम दिख जाएगा। और इतना ही बहाव है और इतने रास्ता देखो कैसा है, कीचड़ हर जगह। मैं तो सोच रहा हूँ भाई अगर कोई नॉर्मल गाड़ी होती तो वो कैसे चढ़ पाती। हाँ कल सुबह, मतलब अभी 2-3 दिन तिब्बत में, उसके बाद फिर चाइना।
पासपोर्ट है हाँ पासपोर्ट है, तो जाने में इसका पासपोर्ट चाहिए ना। हाँ हाँ पासपोर्ट है, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट है, कारनेट बनता है वो भी है। गाड़ी का डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट दीजिए बस। अच्छा दिखाना है, हाँ मैं देता हूँ इतना। एक चेक पोस्ट था एक, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे हाथ दे के रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो इनको पहले तो बताया, पहले तो उत्सुक लग रहे थे, बट पीछे से एक दूसरे ऑफिसर आए, उन्होंने बोला भाई बाहर आ जाओ, गाड़ी के डॉक्यूमेंट भंसार पूछ रहे थे पहले तो मैंने कहा हमारा तो भंसार बनता नहीं है, ठीक है, और बाकी मेरे पास कारनेट है, कारनेट दिखाया, फिर उन्होंने फ़ोटो ली कारनेट की, फिर मेरे पासपोर्ट की, फिर मुझे खड़ा करा गाड़ी के आगे, मेरी भी फ़ोटो ली, ठीक है, और फिर बाकी इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई भी। इन्होंने बोला कि होटल यहीं से पता करते जाओ क्योंकि वहाँ होटल मिलना मुश्किल है थोड़ा। तो यहाँ पर उन्होंने भी यही बोला कि रसुआगढ़ी वाला जो बॉर्डर है जब से वो बंद हुआ है उसके बाद से जितने भी मानसरोवर कैलाश के यात्री हैं ना वो इसी बॉर्डर से जा रहे हैं, तातोपानी से। तो वो कह रहे होटल मिलना इसी वजह से मुश्किल है क्योंकि बस से जाती हैं दिन भर, और वो कह रहे लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए ये अवॉइड करो रात के टाइम पे। मैंने कहा चलो अब तो आई गया हूँ। तो यहाँ से जो मेरी लोकेशन है ना, मतलब जो लोकेशन मैंने डाली है तातोपानी बॉर्डर की, या फिर जो मेरे को एडवर्ड ने, जो मेरे एजेंट है, उन्होंने मेरे को भेजी थी, तो वो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। और होटल उन्होंने बोला कि इस होटल पे चले जाओ, वो भी 1-1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। बट ये मुझसे कह रही कि तातोपानी यही है, ठीक है। और असल में जो तातोपानी बॉर्डर है ना उसके पहले का जो एरिया उसको बोलते हैं लिपिंग, ठीक है। तो लिपिंग लोकेशन अगर आप पे जा रहे हो तो वो यहाँ से है लगभग 4-5 किलोमीटर जहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग होगी। बट तातोपानी में अगर एक्चुअल रुकना है तो तातोपानी यही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वो वाली लोकेशन देख लूँ, जाके चेकआउट कर लूँ कि वहाँ पर मेरे को होटल मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। मतलब अभी लिपिंग जा रहा हूँ बेसिकली, मैं कह रहा हूँ लिपिंग में तो 100% नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं यहाँ पर रह लो और उसके बाद जाके अपना ये देखो लिखा है ना, हाँ वो देखो तातोपानी बाजार, तातोपानी बाजार यही है भाई। यहाँ पर इतनी रात को होटल कहाँ मिलेगा भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तातोपानी में होटल दिखा है मुझे, ये होटल स्मॉल हेवन करके, ठीक है। एक बार इसमें पता करता हूँ कहीं पे अगर मिल जाए रूम तो कोई दिक्कत नहीं है। इन भैया से पूछा था मैंने कि क्या करना चाहिए, तो ये बता रहे हैं कि लिपिंग में तो होटल है ही नहीं, वहाँ कह रहे हैं रेस्टोरेंट है। यहाँ से सिर्फ 6 मिनट का रास्ता है लिपिंग, मतलब चाइना बॉर्डर। तो कह रहे हैं कि यहीं पर ही रुक जाओ और सुबह चले जाना। तो ये अच्छा खासा होटल दिख रहा है मुझे, अंदर बस भी खड़ी है एक, और काफ़ी यात्री आए हुए हैं जैसा कि मेरे को सुनने में आ रहा है। देखते हैं भाई अवेलेबिलिटी है कि नहीं है यहाँ पे, वरना तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा कुछ और यहाँ पे। चलो जी यही फाइनल कर दिया मैंने, रूम भी अवेलेबल है और अच्छे रूम्स अवेलेबल हैं। 2-4 ऑप्शन दिखाया उन्होंने मेरे को, सारे ही अच्छे थे, बट मैंने अच्छे व्यू वाला एक देख लिया। चल के रूम भी दिखाता हूँ। ओहो पहले इसको बंद करो, ठीक है, और उसके बाद आपको प्राइस भी बताता हूँ क्या है। चलो जी अंदर बढ़िया पार्किंग मिल गई, क्योंकि इस रोड पे जितने भी होटल है ना छोटे मोटे, सारे होटल्स में ऐसा सीन है कि छोटे छोटे से एकदम है, बाहर बार काउंटर बना हुआ है, पार्किंग की कोई जगह है नहीं, ठीक है। तो मेरे को चाहिए था कि एटलीस्ट पार्किंग हो, सो दैट गाड़ी एकदम सेफली खड़ी रहे, क्योंकि गाड़ी में भरा पड़ा है सामान। यहीं पे लगा देता हूँ क्योंकि बस तो कितने बजे निकले, बस से पहले ही निकलना है मुझे। रूम देख लो भाई, कुछ ऐसा सा रूम है। इससे पहले उन्होंने मुझे काफ़ी बड़ा रूम दिखाया था, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, यहाँ पर एक सिंगल बेड, उसके बगल में एक और सिंगल बेड, काफ़ी बड़ा रूम था। तो मैंने इनसे खुद ही बोला कि मुझे छोटा रूम दो थोड़ा, ठीक है। ये नीट एंड क्लीन सा वॉशरूम है, अभी ये खोल रखा, अंदर आंधी आ रही है। बाहर का भी दिखाता हूँ अभी आपको, हवा आ रही है यहाँ से बहुत तेज, ठीक है। ऐसा नीट एंड क्लीन सा वॉशरूम है, छोटी सी टेबल है यहाँ पे, एक छोटा मेट्रेस लगा रखा है, एक डबल बेड है, यहाँ पर अलमीरा दे रखी है। नज़ारे अभी आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे, बट आवाज़ से आप पता लगा सकते हो कि अभी बैल्कनी की फेसिंग किस तरफ है। सामने नदी जा रही है, बहुत तेज़ बहाव है, बहुत तेज़ आवाज़ है, सुबह बहुत प्यारा व्यू आएगा। पहले उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप उधर का भी ले सकते हो, तो मुझे क्यों ना ले, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ, आधी तूफान आएगा उन्हें रात में, आवाज़ भी बहुत तेज़ है, इसकी नींद भी नहीं आएगी मेरे को। तो अब थोड़ी कम हो गई आवाज़, ठीक है। और ये मेरे को पड़ा है लगभग 2500 नेपाली करेंसी, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका 1800 रुपये के आसपास, ठीक है। इसको बाकी अपना डिनर आ गया है भाई। दिन में जहाँ पर मैंने खाना खाया था वहीं से ही मैंने एक ग्रेवी, ये आलू मटर की सब्ज़ी, और ये अपना क्या कहते हैं, ये भी ग्रेवी है, मतलब ये दोनों सेम ही है, पैक करा लिया था। और नीचे मैंने इनको बोल दिया था कि राइस दे दो, दाल और ये वाली सब्ज़ी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी अपनी तरफ से। काफ़ी अच्छा स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से बता रहे थे सारी चीज़ें जो पूछ रहे थे। अरे यार मुझे वाईफाई के पास से पूछना था, भूल गया। इस पर लिखा हुआ है, इस पर भी नहीं है, चलो नीचे आगे पूछ लूँगा। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। कल है बॉर्डर क्रॉसिंग, ठीक है। तो कल मेरे को फ्रेश रहना है, अभी 10 बज रहे हैं, और बॉर्डर क्रॉसिंग जो मेरे को वापस से 8 घंटे ड्राइव करने हैं, जैसे रास्ते आज थे। अब तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि एटलीस्ट फॉर
1 और 2 वीक्स, ठीक है। मुझे इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट नहीं करनी है, बस एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा आप लोगों से। तो खत्म करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।